क्लास बेटा शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में प्राकृतिक प्रदेशों पे बात हो रही थी बेटा। कुछ हम लोगों ने नाम नोट किया था पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा उन नाम को फिर से रिपीट कर दें। पहला हम लोगों का था कौन सा बेटा? इक्वेटोरियल रीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवतरेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश, इंग्लिश में इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सवाना प्रदेश, सूडानी प्रदेश, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय तृण प्रदेश, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और फिर हमने कहा था भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसको इंग्लिश में हम लोग मेडिटेरियन रीजन कहते हैं। और एक और हम लोगों ने शायद लिखा था प्रेरी प्रदेश या स्टेपी प्रदेश। क्या था बेटा इसका? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश या टेम्परेट ग्रासलैंड। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेटा विस्तार से अध्ययन करना है। तो आज हम एक को बेटा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सा है बेटा? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल रीजन। कहां से कहां तक है बेटा? 0 से 5, यानी 0 अंश अक्षांश से 5 अंश अथवा 10 अंश अक्षांशों तक है। कारण यह है कि वहां तक तो इम्पैक्ट रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच के हम लोग कह देंगे बस इसके आगे नहीं है, तो 5 से 10 डिग्री तक इसका प्रभाव रहता है। अब इसके अगर मैप में आप देखें तो इसका विस्तार कहां कहां तक है, तो थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं। विषुवतीय प्रदेश का मतलब बहुत सिंपल है बेटा कि जहां विषुवत रेखा मौजूद है। और मैप में मुझे लगता है आपको पता है कि हमारी विषुवत रेखा कहाँ है ना बेटा? स्थलों पे अगर आप देखें तो मोटा मोटा ये 3 जगहों पे इसको डिमार्केट करती है, माने इंटरसेक्ट करती है। तो एक जगह आपको यहाँ दिखेगा जहां नहीं सागर से गुजर रही है, स्थल से गुजर रही है, लेकिन अगर स्थलों पे आप देखें तो 3 इलाकों से ये गुजरती है। एक कौन सा बेटा? दक्षिणी अमेरिका, एक अफ्रीका, और एक दक्षिण पूर्व एशिया, है ना बेटा? यानी अगर इनका रीजन देखें स्थलों पे तो 3 रीजन इसको देखते हैं। एक दक्षिण अमेरिका में, और देश की अगर बात करें तो ज्यादातर इलाका इसका ब्राजील में है ना बेटा? अगर आप यहां देखें तो यहां मतलब अफ्रीका में तो गिनी और कांगो इसके बृहद क्षेत्र हैं। गिनी और कांगो इसके सबसे विस्तारित इलाके हैं। और यहां देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया एटसेट्रा बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन एक बात देखिएगा कि इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने बताया ना होता है। तो ऊपर मतलब आप देखोगे श्रीलंका में भी कुछ इसका इम्पैक्ट दिखता है। यानी श्रीलंका, और श्रीलंका में क्यों? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहां भी आप देखते हो कि इस तरह का असर है। क्लियर है बेटा? तो शुरुआत करते हैं बेटा। लिखें इन क्षेत्रों का विस्तार, इन क्षेत्रों का विस्तार स्थलों पर 3 बड़े क्षेत्रों के रूप में है। तीन बड़े क्षेत्रों के रूप में है। तो 3 बड़े क्षेत्र जो हैं बेटा उनको नाम लिखना पड़ेगा। पहला दक्षिणी अमेरिका। पहला जो इलाका दिख रहा है वो कहां दिख रहा है बेटा? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो नहीं, उसके आगे थोड़ा सा रीजन को स्पेसिफाई करिए। तो उस रीजन को दक्षिणी अमेरिका में अमेजोनिया कहते हैं, अमेजन बेसिन कहते हैं।
लिख लें ब्रैकेट में, अमेजोनिया या अमेजन बेसिन। वो कौन सा इलाका है बेटा, थोड़ा मैप में देखें, ये इलाका है। यानी अमेजन नदी का जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र है उसी के नाम पे इसको हम लोगों ने नाम रख दिया क्या बेटा, अमेजोनिया या अमेजन बेसिन, है ना बेटा। आगे एक लाइन और लिख लो बेटा, अमेजन नदी के, उसी में जोड़ लो, अमेजन नदी के द्रोणी वाले क्षेत्रों में द्रोणी माने बेसिन, चर्चा हो चुकी थी आपसे, द्रोणी वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिक देखा जाता है। अमेजन नदी के द्रोणी वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार सर्वाधिक देखा जाता है, अधिक देखा जाता है। परंतु इसका सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तार कौन से देश में बेटा, ब्राजील में देखा जाता है। तो अमेजोनिया माने ब्राजील और ब्राजील माने अमेजोनिया, क्लियर है, देखा जाता है। अगला बेटा दूसरा, अफ्रीका। एक लाइन लिखना पड़ेगा बेटा, लिखें अफ्रीका का लगभग मध्य भाग अफ्रीका का लगभग क्या बेटा, मध्य भाग। तो इसको एक नाम देते हैं बेटा, और ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कांगो बेसिन या जायरे बेसिन। लिखें इसे हम कांगो बेसिन या जायरे बेसिन के नाम से जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, कांगो होगा, बोले बेटा, देश में कौन सा होगा, कांगो है और गिनी है। गिनी एक देश का नाम है, कांगो और क्या बेटा, गिनी, लिख लें। इसका सर्वाधिक विस्तार कांगो अथवा, अरे भाई जायरे ही कांगो है, कांगो ही जायरे है, तो बहुत परेशान मत होइएगा, है ना। जैसे वर्मा ही म्यांमार है, म्यांमार ही वर्मा है, जैसे मालागासी ही मेडागास्कर है, मेडागास्कर ही मालागासी है, सिलोन ही श्रीलंका है, श्रीलंका ही सिलोन है ना, हालैंड ही नीदरलैंड है, नीदरलैंड ही हालैंड। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो घबराइएगा मत। कहीं आपको जायरे बेसिन दिख गया तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं देश की जगह पे जायरे दिख गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जायरो और कांगो बने एक ही है। क्लियर है बेटा। अगला तीसरा इलाका, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अगला क्या है बेटा, दक्षिण पूर्व एशिया। तो एक दिन में एक को ही कवर करेंगे बेटा, है ना, वजह है उसकी, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हाज पाज हो जाएगा, मैंने आपके दिमाग में सब अलग अलग डिजाइन क्रिएट होने लगेगी। तो एक दिन में हम एक ही बात करेंगे, समय जो भी लगे, 12 हो गया बेटा। दक्षिण पूर्व एशिया मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया। मुख्य रूप से क्या बेटा, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये तो रीजन हम लोगों ने पहचान लिया कि पूरी दुनिया में ये रीजन कहाँ कहाँ है, और जो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें इन्हीं के ऊपर लागू होंगी, है ना बेटा।
जैसे ही कोई बोले इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय क्षेत्र, वैसे ही आपको जितना भयानक जंगल दिख सकता है दिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा सघन वन कहीं और है ही नहीं। क्लियर है? लेकिन सघन वन अगर होंगे तो एक परेशानी होती है कि वन अगर बहुत डेंस हैं, बहुत ही घने हैं, तो घासों का अभाव होगा। ये ऑब्वियस विषय वस्तु है। क्यों? अरे जब सूर्य की रोशनी धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो घासें कहां खाक होंगी? घासें नहीं होती। वजह बिल्कुल साफ है। इन क्षेत्रों में वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य की रोशनी को धरातल तक नहीं आने देते। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था किए हुए, एक दूसरे से सटे हुए वृक्ष, और सबसे बड़ी परेशानी कि हर वृक्ष एक दूसरे से ऊपर निकल जाने की होड़ में होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं नीचे छूटा तो मेरा काम खत्म, क्योंकि सूर्य की रोशनी वगैरह फिर ढंग से मिलने वाली नहीं है। तो एक दूसरे से ऊपर निकल जाने की होड़ के कारण यहाँ के वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है। 60-60, 70-70 मीटर कॉमन लेंथ है। फिट नहीं बोल रहे हैं बेटा, मीटर बोल रहे हैं, कॉमन लंबाई है। और इनका शीर्ष एक कॉमन शेप का होता है। कॉमन शेप का मतलब कि छाते के आकार का, यानी इनका शीर्ष जो जैसे आपका अम्ब्रेला होता है ना, छाता, वैसे। तो अम्ब्रेला में आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो भी है ऊपर ही है, रॉड एकदम प्लेन है। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन के वृक्षों की बड़ी भारी खासियत है, इनकी शाखाएं नहीं होती। सामान्य रूप से शाखा विहीन होते हैं और इनका एकदम ऊपर का भाग ही छाते के आकार का होता है, कैनोपी के, और सारी कैनोपी एक दूसरे से सटी हुई। तो सारी कैनोपी अगर एक दूसरे से सटी हुई तो सूर्य की रोशनी कहाँ आनी? धरातल पे सूर्यताप नहीं पहुंच पाता, इसलिए बहुत सघन होते हैं और दिन में ही रात का दृश्य होता है, एकदम अंधकार होता है। क्लियर है बेटा? तो घासें नहीं होंगी। घासें नहीं होंगी तो सामान्य रूप से तृणभोजी विविध प्रकार के नहीं होंगे। तृणभोजी माने घास खाने वाले ढेर सारे वृक्ष, वो जीव जंतु नहीं होंगे। और अगर होंगे तो विशालकाय होंगे, ताकि उसमें वो अपने आप को मैनेज कर पाए। क्लियर है बेटा? दूसरा कि लताएं होंगी। घासें तो नहीं होंगी, लेकिन लताएं बहुतायतता से पाई जाती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लताओं को एक आधार चाहिए फैलने के लिए, और आधार इनके पास रहता है वृक्ष। पेड़ चाहे जितना लंबे हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसके ऊपर पहुंच जाती हैं। हम लोग क्या भी देखते होंगे कुछ, अब शहरी जिंदगी में तो शायद आपको ना दिखे, लेकिन ग्रामीण जीवन में जाके देखो तो कभी कभी वर्षा ऋतु के समय कुछ लताएं पूरे पेड़ को ऐसा घेर लेती हैं, वो समझ में नहीं आता कि पेड़ भी है क्या इसमें। एक एक पत्ता पत्ता घेर लेती हैं। तो वहां लताएं बहुतायत से पाई जाती हैं। और जाहिर सी बात, अगर इतनी लंबी लंबी लताएं होंगी तो बड़ी मजबूत होगी। कभी एक पिक्चर आई थी टार्जन, देखा था? अरबी पिक्चर का नाम है टार्जन। तो उसमें देख रहे थे वो लताओं को ही पकड़ के झूल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। नहीं, हम लोग क्या भी लताएं हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उसको पकड़ के झूलने की दशा में है। और अगर आप उसको झूलने डालने की कोशिश किए तो खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं बेटा, बहुत मजबूत होती है। और जाहिर सी बात है कि पूरे जंगल को लगभग लगभग मकड़ी की जाल के जैसा घेरे रहती हैं। इस कारण इन जंगलों में मूवमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लताएं इतनी बाधक बनती हैं, जगह जगह वो घेरे रहती हैं, एक जाल सा बनाए रहती है नीचे। इन्हें सेलवास कहते हैं। खूब पूछा गया है आपसे, सेलवास क्या है? क्या कहते हैं बेटा? सेल्वा या सेलवास कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा?
लताएं हैं, क्लियर है, लेकिन हर जगह नहीं कहते। कहाँ कहते हैं बेटा? दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में, अमेजोनिया में इनको सेल्वास बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लिखा जाए, विशेषता करके एक हेडिंग बना लें, विशेषता करके लिख लें। लिखें, यह क्षेत्र वर्ष भर उच्च तापमान, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यह क्षेत्र वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र वर्ष भर क्या बेटा? उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा के लिए जाना जाता है। यहां औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब भूगोल के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा है बेटा वार्षिक, वो वर्षा के डिमार्केशन के हिसाब से अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। मान जिन इलाकों में 200 सेंटीमीटर बारिश होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा? ठीक ठाक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इससे ज्यादा वर्षा होती है तो वो इलाके भारी वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं। वो इलाके क्या कहलाते हैं बेटा? भारी वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ वर्षा ठीक ठाक होती है बेटा, कितनी? 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन प्रायः वर्ष के प्रत्येक माह वर्षा होती है। प्रायः वर्ष के प्रत्येक माह वर्षा होती है। हर महीने में बारिश होती है, परंतु मार्च तथा नवंबर में मार्च, सब अंडरलाइन करते चलिएगा बेटा, इस बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मार्च तथा नवंबर में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। देखिए, वार्षिक तापांतर माने समझ रहे हैं ना? वार्षिक तापांतर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ही देखा जाता है। ठीक है बेटा? अत्यधिक ताप के कारण यहां होने वाली वर्षा, अत्यधिक ताप के कारण यहां होने वाली वर्षा संवहनीय प्रकार की होती है। अत्यधिक ताप के कारण यहां होने वाली वर्षा किस प्रकार की बेटा? संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। तो संवहनीय प्रकार माने, अरे कभी आपसे बात हुई थी वर्षा के प्रकार पर? वर्षा कितने प्रकार की होती है? ये क्या हो रहा है बेटा? ये गलत बात है ना? वर्षा कितने प्रकार की होती है, कोई बताइए? अरे अभी कई दिन हुआ बेटा आपसे बातचीत किए, तो इससे मेहनत वहनत करने का क्या फायदा? एक ही दिन बोल दें, हो गया, खत्म करो काम।
नहीं, कोई मतलब दिखे तो फिर बताइए। पढ़ते जा रहे हैं और फिर बैकअप करने पे अगर आपसे पलट के कुछ पूछा जाता है तो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। तो हम बोल दें कि ये हर प्रकार जो जलवायु का वितरण है हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जब पढ़ना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है, तो मेरे पढ़ाने ना पढ़ाने का फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, आपके दिमाग में ये होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि जैसे कोचिंग वोचिंग समाप्त हो जाएगी तो आप बड़े मेधावी छात्र के रूप में फिर उसको पढ़ लेंगे, है ना? तो पढ़ के दिखाइएगा, पढ़ के दिखाइएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। 7 जन्म में नहीं पढ़ पाएंगे। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या क्या पढ़ लोगे आप संविधान पढ़ लोगे, आप भूगोल पढ़ लोगे, आप हिस्ट्री पढ़ लोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे खत्म करके, और खत्म होने के बाद इतना मौका आपको मिलेगा कि आप ये सब चीजों को पढ़ पाए? ये सब मत करिए बेटा। नहीं, वर्षा के प्रकार मैंने पूछा। नहीं, देखने में तो लगते हो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े जीनियस, बड़े स्मार्ट। स्मार्ट दिखने से थोड़ा ही कुछ होता है, स्मार्ट बनना पड़ता है ना? कि नहीं चश्मा वश्मा लगा के और एकदम से देख के लगे कि हाँ भाई ये है पढ़वैया लड़का। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जैसे मैं एक दिन आपको बताया था ना कि वो वहम मेरा दूर हो गया बहुत जल्द, कि अपने विद्यार्थी जो ने जब सेंटर पे जाता था तो बच्चों का चेहरा वारा देख के मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता था, ये तेज लग रहा है पढ़ने में, है ना, ये बड़ा अच्छा कर लेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको परीक्षा करनी होगी, आपको परीक्षा देनी होगी, ठीक है? वर्षा मैंने बताया था कि धरती पर जितनी वर्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखो, एक बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, वही चीज कहो हम बार बार पढ़ाएं, हमें क्या परेशानी है। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी परेशानी है कि पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं बताओगे तो मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है। क्योंकि पढ़ाने का बड़ा ढेर सारा तरीका है, तो क्यों मेहनत की जाए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ मेहनत करने का क्या फायदा है जिनको पढ़ना ही नहीं है? तो मेहनत उनके साथ की जाए ना बेटा, कि जो पढ़ने के लिए तत्पर हों, जो मेहनत कर रहे हों, तो मेहनत की जाए, बात समझ में आती है। आपको तो मुझे लगता है वो चलताऊ वाला पढ़ाने का तरीका सही है, कि पढ़ा पढ़ा के ड्यूटी पूरी कर ली जाए। ये सब मत करिए। 3 प्रकार मैंने बताया, अब याद करो। एक को मैंने कहा था पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है। दूसरे को मैंने कहा था चक्रवाती वर्षा, बोले बेटा? और एक को मैंने कहा था संवहनी वर्षा। जब वायुमंडल पढ़ रहे थे ना तभी पढ़ा था, आर्द्रता वगैरह पढ़ रहे थे ना तभी पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें से धरातल पे सर्वाधिक जो वर्षा होती है ओरोग्राफिक रेन होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। और यह भी बताया था कि पर्वतीय वर्षा क्यों होती है, कब होती है ना? चलो ठीक है। ये वर्षा किस प्रकार की बेटा? संवहनी प्रकार की। और संवहनी प्रकार की वर्षा सिर्फ वहां होगी जहां गर्मी अधिक पड़ेगी, है ना बेटा? जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं, मॉइस्चर ले लेती हैं, नमी ग्रहण कर लेती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। गर्म हवा डेफिनेटली ऊपर की ओर उठेगी, और जब ऊपर की ओर उठेगी तो इसका तापमान घटेगा। क्यों घटेगा? ऊपर की ओर जाने पे तापमान काहे घटता था? अब ठीक ठाक समय से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा, अब जवाब ववाब देने की कोशिश करिए, है ना? गर्म हवा जब ऊपर की ओर जाती है, उठती है, तो उसका तापमान घट जाता है। क्यों घट जाता है ये बेटा? बढ़ जाती है। अच्छा, डेंसिटी से, ताप से भी कोई लेना देना है क्या? तो ज्यादा दूर फैलेगी तो डेंसिटी कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी घट जाएगी बेटा। डेंसिटी बढ़ती तब है जब चीजें कंप्रेस हो जाती है,
जब कंप्रेस होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, और जब वो फैलती है तो डेंसिटी घटती है। तो एक हिस्सा आपने सही बताया, एक हिस्सा आपने गलत बता दिया। वो फैलती हैं तो अगर आपको डेंसिटी से उसे रिश्ता अगर पता होता तो फिर ये गलती ही ना होती। कोई चीज अगर दूर तक फैलेगी तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी घट जाएगी। तो अब एक बात समझ में आ रही कि या तो रटे हो आप, क्योंकि रटने में धोखा होता रहता है, समझने में कभी धोखा होता नहीं। अगर वायु फैल रही है तो 100% उसकी डेंसिटी घटेगी, है ना। खैर डेंसिटी से कोई लेना देना यहाँ है नहीं, यहाँ लेना देना है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज से। चर्चा हुई थी बेटा, तबाह मत करिए बेटा, चीजों को बर्बाद मत करिए, है ना, और नहीं तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। अब बिल्कुल तय जानिए। अब देखो कभी कभी सरस्वती मेरी जुबान पे रहती है, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि कब रहती है ना, लेकिन ऐसा मैंने देखा कभी कभी जो बोल देता हूँ ना वो सही हो भी जाता है। ऊपर वाला ना करे कि आज हो, लेकिन इतना है बेटा कि ऐसा मत करिए, तबाही हो जाएगी आपकी। और मैंने आपसे एक बात बोला था कि लोग बोलते हैं ना बड़ी मेहनत से पढ़िए, बड़े परिश्रम से पढ़िए। पढ़िए खाली नहीं बोलते, लोग बोलते हैं बड़ी मेहनत से पढ़िए, क्या मतलब होता है उनका? मैंने दौड़ दौड़ के पढ़िए, नहीं क्या मतलब है मेहनत से पढ़िए का? जब आपसे ये कहा जाता है कि मेहनत से पढ़िए, इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि जो पढ़िए उसे संजो के रखिए। मैंने एक दिन आपको बोला था, आपको समझ नहीं आता बेटा, और इतने नासमझ मत बनिए। ये जो कर रहे हो आप, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। घर से कपड़ा पहन के कोचिंग में आके बैठ के एक ठो कॉपी लेके और चीजों को लिख लेना, ये कोई मतलब नहीं होता। इसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब कर लेता है, एक ही काम सब नहीं कर पाते। वो ये कि जो पढ़ा है उसे जुटा के रखना, और जो जुटा के रख लेता है वो बनता है विजेता। और जो यही खाली करता रहता है, जो आप कर रहे हो, वो करता रहता है करता रहता है, और उसके दिमाग में हमेशा एक भ्रम रहता है कि ये तो ये जगह है, तो दिल्ली चले चले, लंदन चले चले, कैम्ब्रिज चले चले, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो मैंने बोला वो करोगे ना तो यही का यही हो जाएगा। जुटा के रखिए, पिछली चीजों को भूलने मत दीजिए। यही जंग है आपकी, यही पढ़ाई है आपकी। यहाँ आके बैठ के जो बकबक सुन रहे हो और जो लिख रहे हो, ये नहीं है पढ़ाई। इसको जुटा के रख लोगे, ये पढ़ाई। और वही बेटा आप नहीं कर रहे हो, ये बड़े दुख की बात है। तो उसको करिए। संवहन क्या होता है किसी दिन बताया था? कन्वेक्शन, कहीं मैंने बोला था कन्वेक्शन करंट, संवहनी धाराएं, चीजें। मैंने कहा था कि मुझे कोई चीज आपको देनी है, उसका दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका यह है कि मैं बारी बारी से एक एक को बुलाऊं और वो वस्तु दूं और कहूं जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए। और एक दूसरा भी तरीका है, हम आपसे कहें कि अपनी सीट से मत उठिए, पास करिए। जो मेरे सबसे करीब है मैं उनको दे रहा हूं, और वो आगे वाले को पास ऑन कर रहे हैं, सब तक पहुंच जाएगा। तो इसी में डिफरेंस है। जब हम आपको बुलाएं कि मेरे पास आइए और वस्तु लीजिए, अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, ये है कन्वर्शन। और जब हम कहें कि सीट से उठना नहीं है, सीट नहीं छोड़ना है, अपनी जगह पे बैठे रहिए और वस्तु दे रहे हैं आगे की ओर बढ़ाइए, ये है कंडक्शन, ये है चालन। यही आपको नहीं समझ में आता। बहरहाल, तो यहाँ संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि इस इलाके में सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जो मैं पहले भी लिखा चुका हूं। डेफिनेटली किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पर मिलता है, ये बात अलग है, लेकिन औसत सूर्यताप सबसे अधिक विषुवत रेखा पर ही मिलता है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि लीबिया के अजीजिया में किसी दिन का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इथोपिया के डलोल में सर्वाधिक औसत सूर्यताप रिकॉर्ड किया जाता है। इथोपिया का डलोल ठीक विषुवत रेखा पर है,
क्लियर है? तो ये ऐसे ऐसे मत करिए बेटा, मुझे बहुत आक्रोश आता है। आपको क्लास नौटंकी समझ में आती होगी, तो ड्रामा चल रहा है, चलो हम भी चलते। ये ड्रामा नहीं है बेटा, आपके लिए होगा ड्रामा, मेरे लिए ड्रामा नहीं है। रात भर मैंने ड्राइविंग की है, आंख खुल नहीं रही है, फिर भी हम आपके बीच में आके कि बच्चों की क्लास मिस ना होने पाए। और क्लास का मतलब ये है, बोलो, फिर सुनते हैं और लिख लेते हैं। ये सब मत करिए बेटा प्लीज, है ना? रिवाइज करिए, खूब खूब रिवाइज करिए, इसलिए पढ़ाई में टाइम लगता है। अदरवाइज मैं पढ़ाता ही कितना हूँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं बता दूं, घर पे जाके आधे से 1 घंटे के बीच में बड़े आराम से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन हम 4 घंटे 5 घंटे क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए? पिछला भी, यही नहीं, पिछला भी रिवाइज होना चाहिए और ये भी अपडेट बने रहना चाहिए। जो कर सकता है बेटा वो इस परीक्षा के लिए आए, और जो नहीं कर सकता वो मनोरंजन करे। आपको फैसला कर लेना है कि जो पीछे की चीजों को 1 साल करो ना चैलेंज, अगर हिम्मत है तो। अगर आपके अंदर दम है तो चैलेंज करिए ना, कि आप बस पढ़ाइए और पूछ के देखिएगा जो आप पढ़ाए हैं। है हिम्मत? वो नहीं हिम्मत। बस इतना सा चैलेंज है बेटा हमारे आपके बीच में। हमने तो कहा था ना कि आप क्लास में आइए, आपको क ख ग घ नहीं आता, हम क ख ग घ से पढ़ाएंगे, ABCD पढ़ाएंगे। लेकिन मेरी शर्त बस इतनी सी है कि जो हम पढ़ाएं वो हम पलट के पूछे तो आपको बताना होगा। अगर इस पे हम लोगों की सहमति बन जाए तो आइए, और नई सहमति बने तो भी आइए, क्योंकि तब आप फीस जमा करेंगे सर। वो तो खैर जमा करना ही पड़ेगा, तब आप अपनी फीस जमा करेंगे। और अगर कुछ पाना है तो दोनों काम कर लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोल देता हूँ, टीचर होने के नाते वो मेरा दायित्व है। बहरहाल संवहनी वर्षा होगी क्यों बेटा? सूर्यताप के कारण। और मैंने बताया था कि संवहनी वर्षा सिर्फ और सिर्फ विषुवतीय क्षेत्रों में होती है और कहीं नहीं होती। और ये वर्षा सिर्फ इस कारण होती है कि यहाँ ताप अधिक होता है, हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल है, लेकिन उस तापमान कम होने से हवाएं ठंडी नहीं होती, वरन ये ठंडी होती है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज के कारण। यानी बाहर के वातावरण से इनके ताप का आदान प्रदान नहीं होता, ये खुद ब खुद ठंडी हो जाती है ना? जैसे एक आदमी गुस्सा हो गया तो कुछ उसको शांत करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी वानी पी लीजिए, तो किसी ने उसको शांत कराया। और कोई आदमी खूब गुस्सा हुआ, अकेले ही धीरे धीरे शांत हो गया, तो बाहर का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ। बिना बाहर के इम्पैक्ट के जब तापमान में अंतर आए वो कहलाता है रोधोष्म ताप परिवर्तन। खूब बात तो हुई थी आपसे, है ना? इन क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है बेटा? संवहनी वर्षा होती है। लिखा? हाँ लिखो, खूब खाली, खूब बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखिए। घर जाके उसको लाल पीला हरा नीला पीला सब सजाइए, दीवार पे टांग दीजिए। ठीक है? नहीं ये सब मत करो बेटा प्लीज। लिखें, संवहनी वर्षा होती है। लिखा बेटा? लिखें, यह वर्षा अत्यधिक सूर्यताप के कारण होती है। यह वर्षा किस कारण बेटा? अत्यधिक सूर्यताप के कारण होती है, तथा वर्षा का एक निर्धारित क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। तथा वर्षा का एक निर्धारित क्रम होता है। तो क्रम थोड़ा दिमाग में रखना होगा बेटा। यानी विश्वसीय क्षेत्रों की जो वर्षा होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में होती है, उसका तरीका एकदम सेम पैटर्न को रिवाइज करती है, बार बार वो दोहराती है ना? तो क्या पैटर्न है बेटा? थोड़ा लिखिए। तो तय हो गया कि अर्थव्यवस्था की क्लास होगी। ठीक है, चले। हाँ, क्या क्रम है बेटा वो लिख लें। पहला
पहला मत लिखो, है ना। क्रम क्या है वर्षा का, वही थोड़ा अलग से लिखो, क्योंकि मैंने कई दफा क्रम ही पूछते हुए देखा है। इसका क्रम क्या है वो लिखना होगा। लिखें, सुबह खिली हुई धूप, सुबह चटक धूप या खिली हुई धूप, यानी सुबह की शुरुआत ऐसे होती है उन क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में हैं? हाँ, बृहस्पति क्षेत्रों में। वेरी, इतना डरे हुए कब ये भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है, बृहस्पति क्षेत्रों में लिखें। सुबह क्या बेटा? खिली हुई धूप। हाँ, दूसरे प्रहर से आकाश पे बादल दिखाई देने लगते हैं। तीसरे प्रहर तक गरज और चमक के साथ वर्षा। तीसरे प्रहर तक क्या बेटा? गरज और चमक के साथ वर्षा। शाम होते होते आकाश स्वच्छ हो जाता है। शाम होते होते क्या बेटा? आकाश स्वच्छ हो जाता है। और मुझे लगता है फिर इसी की पुनरावृत्ति हो जाएगी अगले दिन। जब आकाश स्वच्छ हो जाएगा तो डेफिनेटली अगले दिन प्रातः काल खिली हुई धूप होगी। फिर दूसरे प्रहर से माहौल बिगड़ने लगेगा। तीसरे प्रहर आते आते वर्षा हो जाएगी और उसके बाद आकाश फिर स्वच्छ हो जाएगा। ये क्रम वहां की वर्षा का है बेटा। क्लियर है? कोई डाउट? लिखें, अत्यधिक वर्षा तथा अत्यधिक सूर्यताप के कारण, अत्यधिक वर्षा तथा अत्यधिक सूर्यताप के कारण इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सघन वन या क्या बेटा? डेंस फॉरेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, पाए जाते हैं। वर्ष भर जल की उपलब्धता के कारण वर्ष भर जल की उपलब्धता के कारण यहां के वृक्ष सदाबहारी, ये भूगोल का शब्द है तो घबराइएगा मत। यहां के वृक्ष क्या बेटा? सदाबहारी, ऑब्लिक करिएगा, इसको एक नाम और देते हैं बेटा, चिरहरित। इंग्लिश में एवरग्रीन। चिरहरित एवरग्रीन वन पाया जाता है। ठीक, तो एक को हम लोग कहते हैं पर्णपाती, डेसिडुअस, और एक को कहते हैं चिरहरित। डिमार्केट करते हैं हम लोग। पर्णपाती हम उन वनों को कहते हैं जिनके वृक्ष वर्ष में एक बार एक ऋतु विशेष में अपने सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। जैसे नीम देखा है? नीम ऐसे मैंने आते जाते कहीं देख लिया कि कहीं नीम के पेड़ के आसपास कहीं कुछ समय बिताने का मौका मिला। नीम के वृक्ष ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अपने सारे पत्ते गिरा देते, पर्णविहीन नजर आते, एक पत्ता नजर नहीं आता। फिर नई नई कोकिलें, नए नए पत्ते, एकदम लैस ग्रीन दिखता है और फिर जबरदस्त छाया देता है ना बेटा। तो ऐसे तमाम वृक्ष हैं बेटा जो एक ऋतु विशेष में अपने सारे पत्ते एक साथ गिराते हैं।
एकदम पूरा का पूरा जंगल, पूरा का पूरा इलाका आपको पर्णविहीन, एक पत्ता कहीं नजर नहीं आएगा पेड़ का। ऐसा क्यों करते हैं? बदमाशी करते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। बाल छोटा बड़ा कटवा लीजिए, टकले मत हो जाइए तो टकले हो जाते हैं सारे वृक्ष। क्यों भाई? इस आशंका से कि पानी की कमी हो रही है। तो जल की कमी को ध्यान में रखते हुए वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी की कमी से उनका काम चल सके। और जहां पानी एकदम साल भर बना रहेगा, वहां के वृक्ष कभी भी अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराएंगे, क्योंकि उनको पानी की कमी ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि वहां के वृक्षों के पत्ते नहीं गिरते। अरे तो गिरेंगे ही, पत्ते हैं तो गिरेंगे ही, एक साथ नहीं। एक ऋतु विशेष में पूरा का पूरा वृक्ष पर्णविहीन नजर नहीं आएगा। तो यहाँ का हालत यही है बेटा, साल भर हरे भरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? साल भर पानी है बेटा, तो जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। क्लियर है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया। चलो एक लाइन और जोड़ो, नहीं तो पता नहीं क्या 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 सोच लो। लिखें, यहाँ के वृक्ष पर्णपाती नहीं होते। यहाँ के वृक्ष पर्णपाती नहीं होते। पर्णपाती मतलब एक साथ पत्ते नहीं गिराते। लिखें, यहाँ के वृक्षों की लंबाई अधिक होती है। यहाँ के वृक्षों की लंबाई क्या बेटा? अधिक होती है। एक दूसरे से ऊपर निकल जाने की होड़ रहती है। वृक्षों के शीर्ष ऊपर के भाग छाते के आकार के, इंग्लिश में बड़ा सुंदर सा शब्द है बेटा, कैनोपी। शीर्ष कैसा बेटा? छाते के आकार के होते हैं, कैनोपी के आकार के होते हैं। सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश, सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। धरातल तक नहीं पहुंच पाता। लिखें, हाँ, क्योंकि इनकी लंबाई भी 70 से 80 मीटर तक देखी गई है। हो गया बेटा? इसी कारण इन क्षेत्रों में घासों का अभाव होता है। इसी कारण इन क्षेत्रों में किसका बेटा? घासों का अभाव होता है। ठीक है, परंतु लताएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। परंतु लताएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिन्हें अमेजोनिया में सेल्वा या सेल्वास के नाम से जाना जाता है। खूब पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे। जिसे सेल्वा
या सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा? अब महसूस करिए कि आप हैं वहीं, देखिए उसको, जो चीजें बोली जा रही है ना उसको विजुलाइज करिए, फील करिए कि आप वहां मौजूद हैं और आप इन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं, है ना? तो आपको ज्यादा अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, यहाँ चले आइए, ठीक है? फिर अभी चलेंगे हम लोग। तो बेसिक फीचर समझ में आए कि दिन में ही रात का सा दृश्य होता है, और कहा जाता है बेटा कि चंद्रमा तक तो हम चले गए, है ना, अमेजोनिया को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इतना सघन है कि वहां जाना बड़ा मुश्किल है बेटा, और उन जंगलों में चलना फिरना बहुत ही जटिल कार्य है, और पूरा का पूरा जंगल खतरों से भरा हुआ है। भूमि दलदली है, वर्षा के कारण ड्राई नहीं दिखती, सरफेस उसकी ड्राई नहीं है, नम है, तर है। और दूसरा ये कि बहुत सघन है। तीसरा ये कि कुछ दिखता नहीं। चौथा ये कि लताओं से पूरा का पूरा इलाका भरा पड़ा है, तो वो जाने ही नहीं देती, जगह जगह घेरे रहती हैं। और अगला ये, उन्हीं लताओं में एक बड़ी सी लता जैसी संरचना भी मौजूद है, जो चलती फिरती भी है, और उसका नाम है अनाकोंडा। नाम सुना है? हाँ, जरूर सुना होगा। अनाकोंडा का घर है वो, वही उनका होमलैंड है, वहीं वो रहते हैं, और बड़े शांति से, बड़े धैर्य से आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि आएंगे नहीं क्या इधर। मुझे लगता है कि बड़ा डेडियस स्नैक में से एक स्नैक है अनाकोंडा। जहरीला तो नहीं है, लेकिन लालची बहुत है। हम लोग क्या, एक सांप होता है बेटा, इंडियन पाइथन, भारतीय अजगर, देखा है? हाँ, ऐसे गले वाले में टांग वांग के घूमते घामते रहते हैं, छोटे वालों को, बाकी काफी बड़े बड़े होते हैं। हम लोग के एरिया में एक बड़ा ऊंचा सा टीला जैसा था, यही आपके अगल बगल में ही। तो एक मंदिर है, उसी के पास एक टीला जैसा था। तो बच्चे वहां खेलने लगे तो उन्होंने एक अजगर देख लिया बड़ा सा, और मालूम चला कि उस टीले में कम से कम 25 अजगर थे, वो अपना बनाए हुए। और फिर एक बार मालूम चला कि एक डेढ़ महीने के बाद, नहीं वहीं रहते थे सब, एक बार मालूम चला कि रात में कोई टीम आई और पूरे खोद खाद के सारे अजगर को पकड़ ले गए। और कितना प्रोफेशनल ढंग से काम किए होंगे, आदमी के घुसने लायक, या उतना ऊंचा ऊंचा उन्होंने गड्ढा खोद के सारे अजगर को पकड़ ले गए, एक भी वहां पे नहीं है आज के डेट में। वही हाल की घटना है, 4-6 साल पहले की। तो ये इंडियन पाइथन बहुत सीधे साधे होते हैं, आप उन्हें करीब जाओगे तो इसे देखेंगे, आपको बताएं क्या हाल चाल है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। बहुत लेजी अजगर को तो हम लोग आलस्य के एक पर्यायवाची के रूप में समझते हैं। आप कहते हैं कि अजगर हुए हैं, हिलना ही डुलना नहीं है, चुपचाप पड़े रहना है, लालची नहीं होता। हाँ, जब उसको भूख लगी होती है तो बहुत एग्रेसिव होता है। उसका एक बार पेट भर जाता है, बढ़िया शिकार कर लेता है, तो मान के चलो 4-10 दिन 15 दिन तक उसके ऊपर चढ़ के चले जाओ, उसको थप्पड़ मारो, उसका मुंह खोल के उसका दांत मत गिनो, कुछ नहीं बोलेगा, बस यही कहेगा शुक्र मनाओ तो पेट भरा है ना। अनाकोंडा इसमें बहुत कुख्यात है, इसका कभी पेट नहीं भरता। आप कहेंगे कहा है सर? ये खाना खाता है और जब इसका पेट भरा रहता है तो उसको फिर उगल देता है शिकार करने के बाद, और एक तरह से कह लो ब्रांडिंग टैग लगा कर उगलता है कि मेरा शिकार है, कोई छूना मत, और फिर अगले की तलाश में निकल जाता है। वो पिक्चर जो आई थी ना, उसमें बखूबी इस सीन को दिखाया भी था उसने, कोई ऐसे ही करता है। तो जिसको शिकार करके इकट्ठा करते रहना है उसका पेट क्या भरना है, जो शिकार मिलेगा तुरंत उसको दबोचेगा, निगल लेगा, फिर थोड़ी देर के बाद उगल देगा, अपना सलाइवा वलाइवा
कि पेस्टिंग करके बॉडी पे, ताकि बाकी जानवरों को चेतावनी कि देखो भाई मेरा पेटेंट वाला शिकार है, ये तो छूना नहीं कोई, हम फिर लौटेंगे जब भूख भूख लगेगी तो खाएंगे। वो इलाका है बेटा, तो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन यह भूमि दलदली होती है, यह भूमि क्या होती है बेटा, दलदली होती है। आर्द्रता वर्ष भर 80% से ऊपर ही रहती है। आर्द्रता वर्ष भर कितना बेटा, 80% से ऊपर ही होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में मनुष्य नहीं रहते। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या बेटा, मनुष्य नहीं रहते तथा मनुष्यों के रहने की भौगोलिक दशाएं भी नहीं हैं। क्यों बेटा, अत्यधिक आर्द्रता है, अत्यधिक तापमान है, ये हम मनुष्यों को सूट नहीं करता। लिखोगे कि समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, मनुष्यों के रहने के उपयुक्त नहीं होता। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर हाई होता है, आर्द्रता देख ही रहो 80% के ऊपर वर्ष भर रहती है, ये मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल दशा बिल्कुल नहीं है, हम रह नहीं पाते उन इलाकों। क्लियर है? इसीलिए इसे आलसियों का क्षेत्र, इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, इसीलिए इसे आलसियों का क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? अधिकांश जीव जंतु पेड़ों पर रहने वाले हैं। अधिकांश जीव जंतु कहाँ बेटा, पेड़ों पर रहने वाले हैं। लिखें, अमेजन में इन क्षेत्रों में, अमेजन में, सॉरी 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 ठीक करो, कांगो में, जायरे में, कांगो अथवा जायरे के इन क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध बौने रहते हैं। हाँ, लिखें, इन्हें हम पिग्मी जनजाति के नाम से जानते हैं। इन्हें हम पिग्मी, नाम सुना होगा, जिन्हें हम पिग्मी जनजाति के नाम से जानते हैं। ये धनुष बाण का प्रयोग करते हैं तथा पेड़ों पर निवास करते हैं। पेड़ों पर निवास करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है बेटा, पैरा चेंज करिए, आगे बढ़िए। ये क्षेत्र रेंगने वाले जंतुओं के लिए विश्वविख्यात है। यह क्षेत्र रेंगने वाले जीव जंतुओं के लिए विश्वविख्यात है, मुख्य रूप से सांपों के लिए। मुख्य रूप से किसके लिए बेटा, सांपों के लिए। ठीक है बेटा, आगे लिखिए, पैरा चेंज करिए। ये क्षेत्र सभ्यता के विकास में पिछड़ गए हैं।
ये क्षेत्र सभ्यता के विकास में पिछड़ गए हैं। इसका कारण यहाँ की भौगोलिक दशा है। आवागमन के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता है। अब रास्ते तो बनाए नहीं जा सकते बेटा। आवागमन के लिए किसका बेटा? नदियों का प्रयोग किया जाता है। हाँ लिखें, यहां कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है। यहां कुछ क्षेत्रों का क्या बेटा? विकास हुआ है, मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया। मुख्य रूप से क्या बेटा? इंडोनेशिया और क्या? मलेशिया। यहां जंगलों की सफाई की जा चुकी है। यहां जंगलों की सफाई की जा चुकी है। प्राकृतिक अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में रबर, गन्ना तथा चाय आदि के बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है बेटा। विश्व का 90% प्राकृतिक रबर, देखिए बेटा तथ्य है, विश्व का 90% प्राकृतिक रबर इंडोनेशिया तथा मलेशिया से ही प्राप्त होता है। इंडोनेशिया तथा मलेशिया से ही प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा एक चीज पे बेटा नजर रखनी है कि एक दिन मैंने आपको बताया था कि देखो पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति सबकी प्राकृतिक अनुकूलता होती है ना। जैसे एक डॉग आप अक्सर देखते होंगे, यहाँ पे है वो, मेरे पास भी है, जर्मन शेपर्ड। एक ब्रीड है डॉग की, लोग यहाँ ले आके पालते हैं, उसका घर नहीं है ये, एकदम परेशान रहता है। और मुझे लगता है कि इसको वो इलाके पसंद है जहाँ साल भर ठंड रहती है, बर्फबारी होती है। उसी के हिसाब से उसकी बॉडी डिजाइन है, लंबे लंबे फर होते हैं, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब यहाँ आप इस गर्मी के माहौल में अगर उसको ले आके रखोगे तो रह ही रहा, तमाम लोग पाले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन घरों में जहाँ एसी, एयर कंडीशन वगैरह है, वहाँ तो चलो ठीक है, उनकी गाड़ी चल जाती है। लेकिन जिन घरों में एसी वगैरह नहीं है, वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाते, 2 4 6 महीने में उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, जिन घरों में एयर कंडीशन वगैरह है वहाँ वो सर्वाइव करते हैं, या बहुत एफ्लुएंट लोग हैं जो डॉग के लिए भी एयर कंडीशन वगैरह लगाए हैं, वहाँ वो सर्वाइव कर जाए। तो हमारा डॉग इतना बदमाश है कि वो कमरा नॉक करता है, खोलिए, हाँ, खोलने के बाद फिर जबरदस्ती घुस के एसी में आके बैठता है, वो हिलता ही नहीं, गर्मी में निकलेगा ही नहीं बाहर।
नहीं, उसकी मजबूरी है, वो हाई टेम्परेचर को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हर जीव जंतु की बेटा खासियत है ना, बोल नहीं रहे। जैसे हम लोग थोड़ा हाई टेम्परेचर को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन यूरोपियंस बहुत हाई टेम्परेचर को नहीं अफोर्ड कर पाते, उनको ज़्यादा परेशानी होने लगती है, वो ठंड को अफोर्ड कर लेते हैं। हम लोग बहुत ठंड में थोड़ा सा घबराहट होती है, परेशानी होती है ना। क्या वनस्पतियां भी इसका पालन नहीं करती? जैसे पेड़ पौधे हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे पहाड़ों पे होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमारे यहाँ हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे और वृक्ष यूरोप और अमेरिका में भी होते हैं। अच्छा चलो एक चीज बताते हैं, जैतून का नाम सुना? ऑलिव देखा है पेड़? आम का पेड़ देखा है? खाया है आम? वेरी गुड। कैसा होता है आम का पेड़? मुझे लगता है रोज ही दिख जाता है चारों तरफ। जैतून क्यों नहीं दिखता आपको? ऑलिव का पेड़ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता। अखरोट का पेड़ देखा है इधर? काजू का? सेब का? नहीं। उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ये है ही नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि बड़े नालायक लोग सेब की खेती ही नहीं करते। नहीं, आप कर लो, शुरू कर लो। अखरोट का पेड़ ले आके लगा दो और देखो सरवाइव करता है वो। वनस्पतियां भी अपने पर्यावरण की डिमांड करती हैं, लेकिन कुछ को जबरदस्ती आप फंसाते हो। जैसे आप अपने यहाँ देखे होंगे, जिसके यहाँ गार्डन वगैरह है, लॉन वगैरह है जिसके पास, तो आप देखे होंगे वो रबड़ का पेड़ बहुत पसंद करते हैं लोग। रबड़ का पेड़ तो देखा ही होगा, नहीं देखा है? अरे, गमलों में लगा ले रहे हैं लोग। मुझे लगता है मैं ढेर सारे घरों में मैंने देखा है रबड़ का पेड़। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमेशा हरा रहता है। यानी आपके लॉन में हमेशा ग्रीनिश देखने को मिलेगा, हमेशा हरा भरा रहता है। पाम देखे हो? पाम, नारियल का पेड़। अरे भैया जी, कई अधिकारियों के बंगले में मैंने देखा है, कुछ लोग अपने घर के सामने लगाते हैं नारियल का पेड़। है ना, अच्छा लगता है देखने में। तो अच्छा, ताड़ का भी लगा देते हैं? ना ना, ताड़ का नहीं लगाते, क्योंकि दूसरा ही ड्रामा शुरू हो जाएगा वहां, है ना। ताड़ का पेड़ बड़ा होगा तो उसमें से कुछ उत्पाद निकलने लगेगा जो नशे के रूप में प्रयोग करते हैं लोग, है ना। लेकिन नारियल तो लगाते हैं हम लोग। एक बात, रबर का घर विषुवत रेखीय प्रदेश है, वो वहां का पौधा है। महोगनी है, सिनकोना है, आबनू सिनकोना नाम सुना है? सिनकोना वृक्ष होता है, नाम सुना? आबनूस वृक्ष होता है। सिनकोना कभी आपने पढ़ा होगा तो उसकी छाल का प्रयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। कुनैन दवा बनाई जाती है तो सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। एंटी मैलेरियल उसमें गुण होते हैं। 12, तो जाहिर सी बात है कि अगर जंगलों को काटा है तो वहां उन वृक्षों को लगाइए जिसकी वहां अनुकूलता है। रबड़ के लिए वो एकदम बेस्ट इन्वायरमेंट होता है, इसलिए इंडोनेशिया मलेशिया इसका उपयोग करते हैं। रबर की खूब खेती करते हैं, खूब रबर का उत्पादन होता है। तो रबर से प्राकृतिक रबर निकाला जाता है। आर्टिफिशियल रबर तो देख ही रहे हैं आप, नेचुरल रबर का भी प्रयोग किया जाता है, ढेर सारी जगहों पे कॉस्टली होता है, तो वहां से निकाला जाता है। उसका देखते हो ना, उसका जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में दूध, तो काटने पे उसमें से व्हाइट कलर का कुछ सिक्रेशन होने लगता है, उसी को जमा करके रबर बनाया जाता है। लेटेक्स कहते हैं जिसको। क्लियर है बेटा? लिखे। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है बेटा? इंडोनेशिया मलेशिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी क्षेत्र में है, और उसी क्षेत्र में है तो वहां की अनुकूलता है ना बेटा। लिखे। श्रीलंका में गन्ने तथा चाय की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है ना बेटा। तो कुल मिला जुला के एक दृश्य मैंने कोशिश किया कि आपको दिखे। तथ्यात्मक चीजें भले नहीं याद हो, कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा। पहला, टेम्परेचर 27 डिग्री,
वार्षिक वर्षा 200 डिग्री, ह्यूमिडिटी 80%, वार्षिक तापांतर 2 डिग्री। एक जगह बॉक्स बना के बेटा यही लिख लो, अगर कुछ पे नजर ना पड़े तो कम से कम इस पे नजर पड़ी है। औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा कितनी बेटा 200 सेंटीमीटर, आर्द्रता 80% से अधिक, वार्षिक तापांतर 2 डिग्री। वर्षा संवहनीय प्रकार की। ठीक है, वर्षा कैसे बेटा संवहनीय प्रकार की। वन कैसे चिरहरे, लिख लो लिख लो। अब एक जगह रहेगा ना तो ये नटसेल में अगर इसी पर नजर पड़ जाएगी तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। वन चिरहरे एवरग्रीन। अब डिटेल मत जाइए, बस एक एक शब्द से परिभाषित करिए। इतनी स्पेशलिटी आपके दिमाग में हर हाल में रहनी चाहिए, है ना बेटा, क्योंकि इन्हीं स्पेशलिटी से आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज यही समाप्त करते हैं और स्थिति सामान्य है तो अर्थव्यवस्था की क्लास बस अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होगी। ठीक बेटा, थैंक यू।